सुप्रभातम। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में बच्चों आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा स्वर और व्यंजन को हमने बताया आप लोगों को, और इसको मैं पुनः एक बार बता देता हूँ। और उसके बाद स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन क्या है, व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं, इसका हम विश्लेषण करेंगे। पहले देखिए स्वर। स्वर वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं या उन्हें कहते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के ही बोले जाते हैं, अर्थात उनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जा सकती है, तो उसे स्वर कहते हैं। अब स्वर को हम अच भी कह सकते हैं, यानी स्वर का दूसरा नाम अच है। अब स्वर के तीन भेद होते हैं। पहला जो है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें एक मात्रा का समय प्राप्त होता है, अर्थात इसको बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है। अब एक मात्रा वाले जो वर्ण है, जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री और री, एक मात्रा वाले वर्ण हैं। तो ऐसे वर्ण को हम हर्ष स्वर कहेंगे। हर्ष स्वर, स्वर है हर्ष है, हर्ष माने छोटा होता है, तो छोटे वर्ण है इसलिए हम उसको हर्ष स्वर कहेंगे। अब दूसरी बात जो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी दो मात्रा का समय, यानी ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय दो मात्रा का समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दो मात्रा का समय, जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, आय है, ओ और आओ है, ये जो है इनका उच्चारण करते समय दो मात्रा का समय लग रहा है, यानी एक मात्रा से भी अधिक इसमें समय लग रहा है इसका उच्चारण करने में, इसलिए ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ माने होता है बड़ा, हर्ष माने छोटा। तो हर्ष स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए हर्ष स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। हर्ष माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। अब तीसरा जो है स्वर प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर यानी तीन मात्रा या तीन गुना समय। इसको बोलने के समय या इसका उच्चारण करते समय हमें तीन मात्रा का समय लगता है, अर्थात तीन गुना समय लगता है, ज्यादा उस पर जोर देना पड़ता है। ये हमारा शब्द है, जैसे ओम। ओम इस तरह से लिखते हैं शब्दों में, तो इसमें हमको एक मात्रा और दो मात्रा से भी अधिक तीन गुना समय लग रहा है, इसलिए ये हमारा जो है प्लुत स्वर है, जिसमें दो मात्रा से भी अधिक समय लगता है, यानी तीन गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यह है हमारा ओम। इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है स्वर हुआ। ये स्वर हमारा तीन प्रकार का होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब स्वर के बाद हम व्यंजन देखते हैं। अब व्यंजन क्या है, मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, दूसरे वर्ण की मदद लेनी पड़ती है। जैसे ये का वर्ग है, इसको हम वर्गों के माध्यम से भी जान सकते हैं। जैसे का वर्ग है
चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। इन्हीं वर्गों के माध्यम से हम स्पर्श व्यंजन को समझ सकते हैं। व्यंजन का प्रथम जो प्रकार है यह स्पर्श व्यंजन है और इसकी परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनको हम वर्गों के द्वारा जान सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग हैं और 5 प्रकार के वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। इनको मिला दिया जाए तो पूरी संख्या 25 बन जाती है। अब जैसे का वर्ग है हमारा, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण हुए। उसके बाद चा वर्ग है, चा वर्ग में भी हमारा च, छ, जा, झ, इया, ये हो गया। उसके बाद टा वर्ग है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये हुआ। उसके बाद ता वर्ग है, ता वर्ग में भी 5 वर्ण, ता, था, दा, धा, न। उसके बाद पा वर्ग है, पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, म। तो ये 5 प्रकार के वर्ग हुए और पांचों में 5-5 वर्ण हुए। तो जितने भी वर्ण हुए इन वर्गों में, जितने भी वर्ण हुए उनकी संख्या 25 है और वो सारे वर्ण जो हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी वर्णों का उच्चारण मुख के अंदर से ही होता है और वे वर्ण मुख के किसी न किसी भाग को या किसी न किसी स्थान को स्पर्श करके निकलते हैं, इसलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह हुआ आपका स्पर्श व्यंजन। और दूसरा जो व्यंजन है उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अंदर स्थित होने वाले, यानी वर्णमाला में स्पर्श तथा ऊष्म व्यंजनों के मध्य आने वाले वर्ण, यानी जो जो स्पर्श और ऊष्म व्यंजनों के मध्य वर्ण आते हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन है 4, या, व, र, ला, या, व, र, ला, ये जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और ये स्पर्श तथा ऊष्म व्यंजनों के मध्य में आते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी जैसा कि अभी हमने बताया का वर्ग से लेकर के पा वर्ग और उसके बीच में ये या, व, र, ला होता है। फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन यानी स, ख, स, ह होता है। यानी इन पांचों यानी का से लेकर के यहाँ पापा बाबा म के बाद ये बीच वाले वर्ण आते हैं, फिर उसके बाद स, ख, स, ह आते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्पर्श तथा ऊष्म व्यंजनों के मध्य जो भी वर्ण आते हैं वे जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी वो है या, व, र। अब तीसरा जो व्यंजन है उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गरम व्यंजन। अब यहां पर वायु की, जैसा कि इसकी परिभाषा है, वायु की रगड़ से उत्पन्न होकर जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा आती है, वायु की रगड़ से उत्पन्न होकर के जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा आती है, यानी कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं तो वायु की रगड़ से उत्पन्न होकर के वे निकलते हैं मुख से बाहर, तो उसमें जो ऊष्मा आती है उस वर्णों के साथ साथ जो ऊष्मा आती है
उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो वे व्यंजन इस प्रकार हैं, जैसे शा है और सा है और उसके बाद हा है, यानी सा तथा हा। ये 3 प्रकार का यहाँ सा है, उसके बाद हा है। ये सा जो है तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये 3 प्रकार का सा होता है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। ये वाला सा तालव्य सा है, ये वाला सा मूर्धन्य सा और ये वाला जो सादा सा है ये दंत सा इसको बोलते हैं, और ये हा है। तो कुल मिलाकर के ये जो 4 हैं ये ऐसे वर्ण हैं जो कि वायु की रगड़ से उत्पन्न होकर के मुख से बाहर निकलते हैं और जिनके साथ साथ ऊष्मा भी आती है, इसलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। साधारण रूप से इसको हम गर्म व्यंजन भी कह देते हैं। गर्म व्यंजन का दूसरा अर्थ यदि लगाया जाए तो गर्म माने गर्म होता है, व्यंजन माने भोजन भी होता है, गर्म भोजन। तो वो दूसरी चीज है, यहाँ व्यंजन की बात हो रही है इसलिए ये ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद जो अगला व्यंजन है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त माने मिला जुला। ऐसे व्यंजन जो मिले जुले होते हैं, अर्थात जो वर्ण 2 व्यंजनों से जुड़ने से बनते हैं। जो वर्ण 2 व्यंजनों के जुड़ने से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये छा है, छतरी वाला छा जो है ये 2 वर्णों के मिलने से बना हुआ है, जैसे क और शा। क और शा इसको मिला देते हैं, छतरी वाला छा बन जाता है। उसके बाद जैसे त्रा है, ये ता और रा को मिलाने से बनता है। और उसके बाद ज्ञा है आपका, ये जा और इया को मिला के बनता है। इसलिए जो ये मिला के बने हुए हैं वर्ण, इसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त का मतलब मिला करके। तो छतरी वाला छा, त्रा और ज्ञा ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और एक व्यंजन और होता है, वैसे तो व्यंजनों की संख्या सिर्फ 4 ही है। एक अतिरिक्त व्यंजन होता है जो इन वर्गों का अंतिम वर्ण होता है। जैसा कि अभी हमने बताया, का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, चा वर्ग में, ता वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में। 5 वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो जैसे का वर्ग है, का वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण है अंगा। इन काखा गाघा के बाद अंगा आता है, 5वां वर्ण जो है अंगा है। तो अंगा हो गया एक वर्ण। और चा वर्ग में चा छा जा झा इया, लास्ट वाला इया है, इया ले लीजिए अंगा के बाद इया। उसके बाद टा वर्ग में टाठा डाढ़ा अड़ा, अड़ा है। उसके बाद फिर ता वर्ग में ताथा दाधा ना है 5वां वर्ण। और पा वर्ग में पापा बाबा माँ। तो इया अंगा ड़ा ना और माँ ये जो है आपका अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन हमने यहाँ पर नहीं लिखा है अनुनासिक व्यंजन का नाम, फिर भी बता दे रहा हूँ कि अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अनुनासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो नासिका के सहारे बोले जाते हैं, यानी नाक की रगड़ से उत्पन्न होता है। ऐसे वर्ण जो नाक की रगड़ से उत्पन्न होते हैं, नासिका के सहारे बोले जाते हैं, उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसा कि हमने बताया अंगा, य, ड़, न और म, ये आपका जो है व्यंजन में होता है। और ये आपका स्वर और व्यंजन हुआ। और आगे आपको नए वीडियो में नए चैप्टर को हम लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।